So, I would like to start this lecture on protection of life and personal liberty with a quote of Mirza Ghalib. मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है मगर नहीं आती. This was the line used by Justice Kajju in the famous euthanasia case or the Aruna Shanbog case. And the detail of the same we will cover in this lecture. Hello everybody, this is Danish and I welcome you all to the platform of IAS Nama for the preparation of civil services examination. In the series of lecture that we were discussing, the last class we discussed the two of the right to freedom, right? We are going to continue the same series and today's our agenda is Article 21 and Article 22. The first one is the protection of life and personal liberty and the second one is protection against the arrest and the detention in certain cases. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये जो कोटेशन था वो जस्टिस काजू साहब ने यूज किया था जो मैंने शुरुआत में पढ़ा. अब देखते हैं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है और मैंने क्यों इस लाइन के साथ इस चीज को स्टार्ट किया है. ठीक है सर, सबसे पहले एजेंडा फिक्स करते हैं. डे इन दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी विद वेरियस केस लॉज, है ना, कि आखिर ये लाइफ का मतलब क्या है, आखिर ये पर्सनल लिबर्टी जो हम लोग रेफर करते हैं आर्टिकल 21 में, व्हाट डज इट इम्प्लाई. देन अ वर्ड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो हम लोग देखेंगे कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होता क्या है और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो एक पैरेलल कॉन्सेप्ट है उससे अलग कैसे है. फिर हम लोग ये भी देखेंगे डज राइट टू लाइफ जो गारंटीड है आर्टिकल 21 में, क्या उसके अंदर राइट टू डेथ भी इंक्लूडेड है. देन वी विल डिस्कस प्राइमरीली अबाउट द यूथनेसिया केस, अरुणा सांबॉग केस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, एंड ऑल्सो अबाउट द व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव यूथनेसिया. जितने भी केसेस हैं रिलेटेड टू आर्टिकल 21 वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. और उसके बाद आर्टिकल 21 में एक बार अमेंडमेंट हुआ जिसको बोलते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसने ऐड किया राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में, इसके बारे में देखेंगे. और फिर लास्टली आर्टिकल 22 का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या अरेस्ट या डिटेंशन में क्या क्या राइट्स हैं एक पर्सन के पास, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर. ठीक है सर, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से. सबसे पहले आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे ही हम ओपन करते हैं हमें दिखता है वर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. अब सर इस आर्टिकल में एक एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एज गिवन इन दिस आर्टिकल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल लिबर्टी. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में लाइफ और पर्सनल लिबर्टी क्या है इसको समझेंगे. और ये लिखा है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि अगर बाय लॉ अगर किसी लिबर्टी को या लाइफ को अगर कंस्ट्रेंट किया जा रहा है ना, लिया जा रहा है, तो दैट इज अलाउड. व्हाट डज इट मीन, उसका हम लोग इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे. ठीक है सर, तो आइए स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21. तो जब इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 किया गया तो वेरियस केस लॉज के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह माना कि आर्टिकल 20 में जो लाइफ मेंशन्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जिंदा हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, मियर फिजिकल एग्जिस्टेंस, रादर इट इंक्लूड अ डिग्निफाइड लाइफ. डिग्निफाइड लाइफ के बारे में बात करता है, एक ऐसा लाइफ जिसमें आपके पास चॉइसेस हो, एक ऐसा लाइफ जो आप इंजॉय कर सकते हो, है ना, एक कंस्ट्रक्टिव लाइफ जी सकते हो आप, उसके बारे में बात की गई. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट राइट टू लाइफ जो कि 21 में है वो सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस की बात नहीं करता है ना, एक ऑनर के साथ, एक डिग्निटी के साथ, इनकम्पेसिंग द राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन इन्वायरमेंट एंड लाइवलीहुड. और ये जितनी भी चीजें हैं ये सब धीरे धीरे इसके अंदर में केस लॉज के साथ ऐड भी किए गए हैं. और राइट टू एजुकेशन तो हम लोगों ने अमेंडमेंट के साथ बिल्कुल आर्टिकल 21A में ही डाल दिया. ठीक है सर, तो हम लोगों को ये पता चला कि लिविंग का मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रीदिंग, सिर्फ सांस लेना और सांस लेते रहना, या एनिमल एग्जिस्टेंस को सिर्फ लाइफ नहीं कहते हैं. लाइफ का मतलब आपके पास सारे प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए टू हैव अ डिग्निफाइड बेटर लाइफ. ठीक है, चलिए सर, तो लाइफ तो समझ में आ गया. अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो जो टर्म प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है उसमें ये बोल रहा है कि अगर स्टेट चाहे तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर सकता है, लेकिन वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए. तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड लॉ बेसिकली हम लोग जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए थे और ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें देखने को मिलता है. इसमें बताया क्या गया कि लॉ इज कंसिडर्ड वैलिड इफ इट हैज बीन इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर थ्रू अ करेक्ट प्रोसीजर. मतलब
जिस तरह से लॉ को पास किया जाना चाहिए था, वो सारे रूल्स, वो सारे रेगुलेशंस को अगर फॉलो करके, सारे प्रोसीजर को अपहोल्ड करते हुए अगर लॉ बनाया गया है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इस डॉक्ट्रिन के अंदर में एक पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कैन बी टेकन अवे इफ इट इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस एंड द प्रोसीजर्स लेड आउट इन द लॉ। तो सर ठीक है, ये बात समझ गया कि लॉ अगर जस्टिफाइड है कि हाँ लॉ सही तरीके से पास हुआ है, उसका एसेंस नहीं वो सही है गलत है इस पे बात नहीं की जा रही है, जस्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ, अगर वो वैलिड है, सही है, तो उसको मान लिया जाएगा कि उसके बेसिस पे स्टेट जो है वो कर्टेल कर सकती है लिबर्टी को और लाइफ ऑफ द पर्सन को। ठीक है सर। तो सबसे बड़ा फ्लॉ आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लॉ ऑफ द डॉक्ट्रिन क्या है। यहाँ पे फेयरनेस या जस्टिस ऑफ लॉ की बात नहीं करता है कि लॉ जस्ट था कि नहीं, लॉ फेयर है कि नहीं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ओनली द प्रोसेस अडॉप्टेड टू पास दैट लॉ, इफ इट इज वैलिड इट विल बी कंसिडर्ड वैलिड। तो सबसे बड़ा फ्लॉ यही हुआ कि इट डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द फेयरनेस एंड द जस्टिस इन द लॉ। ठीक है सर। अब आइए आगे देखते हैं कि हर जगह हम लोग देख रहे हैं पर्सनल लिबर्टी के बारे में। पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है जनरली कि यू हैव द फ्रीडम ऑफ टू डू समथिंग, राइट, यू हैव फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। दिस राइट safeguards the individual's freedom from arbitrary detention and preserves their autonomy and personal choices। ठीक है सर। लेकिन इसको भी माना गया कि जो लिबर्टी आर्टिकल 21 में जो मेंशन्ड है, क्या ये लिमिटेड है टू दैट एक्सटेंट ओनली? नहीं, फिर बाद में अलग अलग केस के साथ, जैसे आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें बोला कि पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स द फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू चूज वंस प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड द फ्रीडम टू इंगेज इन एनी लॉफुल ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, जो कि देखा जाए तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का पार्ट है। तो यहाँ पे ब्रॉड कर दिया गया इन दोनों केसेस में डेफिनेशन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी। ठीक है सर, बिल्कुल याद रखना है इसको। चलिए अब आगे देखते हैं कि जब हम लोगों ने देख लिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो अब उसका एक जो पैरेलल कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सिर्फ जो लैक्यूना था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड ऑफ लॉ में, उसको चेक करता है। ये मतलब क्या हुआ सर, अच्छे से समझाइए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस लॉ का फेयरनेस जस्टिफाइबल है कि नहीं और एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, इन सब पैमाने को भी चेक करता है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और जैसा हम लोगों ने देखा कि ये एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है ये लॉ। ठीक है ना। तो इस ये एक ज़्यादा ब्रॉड, ज़्यादा इंक्लूसिव है, इसलिए क्योंकि ये फेयरनेस ऑफ द लॉ को भी देखता है, नॉट मियरली द प्रोसेस और द प्रोसीजर दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड टू फॉर्मुलेट द लॉ। ठीक है सर। और किसके पास ये राइट है बेसिकली कि वो चेक करे कि लॉ जो है वो फेयर है, जस्ट और रीजनेबल है कि नहीं? इट इज द जुडिशियरी हु इज empowered टू असेस वेदर द लॉ इज फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ठीक है सर। ये एग्जामिन करता है कि द कंटेंट एंड द इंटेंट ऑफ लॉ क्या है, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस, है ना। तो वो पूरी एसेंस की बात की जाती है इसमें। ठीक है सर। तो अब देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच मेंशन टर्म क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो क्या सर वही फॉलो होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हमारे देश में? नहीं, डिफरेंट केस लॉज के साथ, खास करके जब हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद मनिका गांधी केस पढ़ेंगे, है ना, तो उसके बाद हमारा जो लैंडस्केप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। कैसे सर? मनिका गांधी केस में क्या हुआ कि हम लोगों ने एक शिफ्ट दिखाया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से हटते हुए, डेविएट होते हुए हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी कंसिडर करने लगे। ठीक है सर। द जुडिशियरी emphasized that the procedure established by law must be fair, just and reasonable and not arbitrary or oppressive। इसका मतलब अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा जो लॉज होगा वो सब्जेक्टेड टू बोथ होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ भी। इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर हमारी स्टेट है वो पर्सनल लिबर्टी या लाइफ को कर्टेल करती है किसी इंडियन सिटीजन्स के उनके लिए, और उसके लिए लॉ फॉर्मुलेट करती है, तो उसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन भी देखा जाएगा और उसका फेयरनेस और रीजनेबलनेस ऑफ द लॉ भी देखा जाएगा। ठीक है सर। आर्टिकल 21 अच्छे से हमें समझ में आ गया। ठीक है। तो आर्टिकल जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें राइट टू लाइफ के बारे में बहुत एम्फेसाइज किया गया था। ठीक है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या सर लाइफ होने का राइट टू लाइफ इंक्लूड ये भी करता है राइट टू डाई या राइट टू डेथ? जिस तरह से हम लोगों ने आर्टिकल 19 जब पढ़ा था, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, उसमें फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट भी पार्ट ऑफ इट था, जो डिफरेंट केस के साथ इंटरप्रेट किया गया था। इन द वेरी सिमिलर केस, राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड राइट टू डेथ।
ये किस जजमेंट में आया था? अरुणा शानबाग केस, द कॉमन कॉज वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई भी इंक्लूडेड है। और जो फेमस बोलते हैं यूथनेसिया केस, अरुणा शानबाग केस, उसको भी हम लोग एक मिनट समझते हैं। इसमें सर क्या हुआ, अरुणा शानबाग एक नर्स थी, है ना, एक हॉस्पिटल में, और इनके हॉस्पिटल के ही किसी पर्सन ने इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, एंड इट वाज अ ब्रूटल असॉल्ट, सच अ ब्रूटल असॉल्ट कि सी वाज इन वेजिटेटिव स्टेट फॉर सो मेनी ईयर्स। और वो वेजिटेटिव स्टेट्स में जब थी, तो अ क्वेश्चन अराइजेस एंड अ पीआईएल वाज फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि सर इतनी दर्दनाक जिंदगी से अच्छी तो मौत है कि आप हम लोग उसको, उसकी लाइफ को ले लिया जाए वापस, है ना, कि वो कम से कम सुकून से मर सके। एंड देन द सुप्रीम कोर्ट सेड कि हम लोग एक्टिव यूथनेसिया को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, रादर वी कैन फॉलो द पैसिव यूथनेसिया। सर ये क्या होता है एक्टिव और पैसिव यूथनेसिया? सबसे पहले आप लोग ब्रॉडली समझिए। एक्टिव यूथनेसिया का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन है जो बीमार है, बहुत ज़्यादा हालत खराब है उसकी, है ना, एंड ऐसा बोला गया कि डॉक्टर आर नॉट सेइंग दैट द बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिकेशन। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है, तो क्या उसको डायरेक्टली इंजेक्शन दे दिया जाए जिससे कि वो मर जाए? अगर ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाए जिससे उसकी लाइफ खत्म हो जाए, उसकी हार्ट बीट रुक जाए, तो उसको बोला जाएगा एक्टिव यूथनेसिया। ठीक है सर। तो पैसिव यूथनेसिया का मतलब क्या होता है? पैसिव यूथनेसिया का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में है और वो सपोर्ट सिस्टम के साथ है, आप उसको एक्टिवली मारने के लिए या किल करने के लिए आप उसको में कुछ इंजेक्ट या मेडिकेशन नहीं कर रहे हैं, रैदर आप जस्ट उसका जो सपोर्ट सिस्टम था उसको हटा रहे हैं। तो आप एक्टिवली उसको मार नहीं रहे हैं, लेकिन उसके सपोर्ट सिस्टम को हटाएंगे तो डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो दैट टाइप ऑफ पैसिव यूथनेसिया हैज बीन अलाउड इन दी इंडिया, है ना। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग केस में इंटरप्रेट किया था कि पैसिव यूथनेसिया इज अलाउड एंड इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, बढ़िया। अब देखिए कि आर्टिकल 21 बहुत ही एक ब्रॉड आर्टिकल है। जब आप हमारा सबसे पहला लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लोगों ने पीवाईक्यू देखा था, प्रीलिम्स का और मेंस का, जो पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, उस 2-3 सालों में ही मैंने बात किया था आर्टिकल 21 के बारे में। मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि कितना डायनेमिक है आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 के ही रेफरेंस में बोला गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग एंड ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं सर? तो आर्टिकल 21 एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस बात को बताने के लिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नीड ऑफ द आवर को केटर करते हुए चीज़ों को शामिल करता है, इंक्लूड करता है। तो जैसे कि सबसे पहला ए गोपालन केस जब हम लोग देखते हैं, तो इसमें बोला गया था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है उसके हिसाब से अगर स्टेट चाहे तो वो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर सकती है। फिर हम लोग ने देखा मनेका गांधी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट जो है, उसमें ये कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो भी हम लोग अभी देख चुके हैं कि वो भी इंक्लूड हुआ। ठीक है। फिर सर एक होता है ओलिगा तेलीज वर्सेस द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें क्या हुआ, इसमें एक इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट में बात हुआ कि राइट टू लाइवलीहुड जो था, है ना, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जब ये केस गया, तो इसमें बोला गया कि राइट टू लाइवलीहुड भी आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ का पार्ट है। ऐसा क्यों सोचा गया होगा? क्योंकि अगर आपके पास लाइवलीहुड होगा, आपके पास मीन्स टू अर्न होगा, तो आपके पास एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अपॉर्चुनिटी होगा। दैट इज वाई राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में ना आपको जानने की जरूरत है, ना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, तो बस आप इतना जानेंगे कि दिस केस इज रिलेटेड टू राइट टू लाइवलीहुड। फिर एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी 2021 के मेंस में अगेन इससे क्वेश्चन पूछा गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इन्वायरमेंटल लॉज को इंटरप्रेट करता है और सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जजमेंट उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली एमसी मेहता का उसमें एग्जांपल देना था, और एक ताज ट्रेपिजियम का भी केस आया था, उस केस को भी एग्जांपल में लेना था। ताज ट्रेपिजियम का केस क्या था? वो भी वही था सर, एमसी मेहता को ही उसमें डील किया गया कि जो ताज है, ताजमहल, वो धीरे धीरे एसिड रेन और जो पोल्यूशन है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, इसकी वजह से डिग्रेड हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। तो राइट टू सेफ इन्वायरमेंट अगर होगा तो हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारा जो सराउंडिंग, हमारा इन्वायरमेंट वो क्लीन होगा, एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। फिर जब विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का देखते हैं, उसमें भी राइट टू सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट को माना गया कि आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ के अंदर में माना जाता है। सिमिलरली द नवतेज सिंह जौहर वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी अगेन आर्टिकल 21 के रेफरेंस में बात किया गया। ये भी याद रखना है आपको, एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ए नागराज 2014 के किस में ये बोला गया कि एनिमल के साथ जो क्रुएलिटी होती है ना, कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे जल्लीकट्टू वगैरह, तो वो भी जो है एक एनिमल के लाइफ्स के अगेंस्ट है, राइट।
तो इस आर्टिकल 21 को थोड़ा और ब्रॉड करते हुए इस जल्लीकट्टू केस में ये बताया गया कि आप जो है वो एनिमल के साथ भी क्रूएलिटी नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास एनिमल क्रूएलिटी से बचाने के लिए एक्ट भी है 1960 का, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएलिटी एक्ट। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आपकी नीड ऑफ द आवर के साथ ही अपने आप को एक्सपैंड करता हुआ चला जाता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग रिसेंटली ये भी देखते हैं 2017 में कि पुट्टुस्वामी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, जिसमें बोला गया कि आज जो टाइम है उसमें डेटा का टाइम है, और डेटा की प्राइवेसी होनी एक फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज नॉट द ओनली लिस्ट ऑफ केसेस, देर आर ऑल्सो मेनी अदर केसेस, जैसे राइट टू स्लीप, राइट टू हैव गुड इन्वायरमेंट एंड बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन ये प्रमुख चीज़ें आपको याद रखनी होंगी ताकि आप मेंस में इन चीज़ों को कोट कर सके कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड, वर्किंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, लाइवलीहुड के हिसाब से, है ना, कौन कौन से केस आपको लिखने हैं एग्जाम में, कोट करने हैं। ठीक है सर, नाइस। अब देखिए सर, आर्टिकल 21 के अंदर अमेंडमेंट करके 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन लाया गया। सबसे पहले आप जानने की ये कोशिश कीजिए कि इसी के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर ही इसको क्यों लाया गया। सर उसका कारण ये हो सकता है, या कारण ये था जो कोर्ट्स ने इंटरप्रेट किया, कि एक एजुकेशन इज अ मीन्स टू हैव अ गुड लाइफ। कैसे सर? अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी। अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी तो यू विल हैव बेटर चॉइसेस इन योर लाइफ, और आप अपने चॉइस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो एजुकेशन empowers अ सिटीजन एंड इट विल हेल्प इन हैविंग अ डिग्निफाइड लाइफ। दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर। अब ये याद रखना है कि यहाँ पे मेंशन है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। ठीक है ना, तो 6 to 14 ईयर्स याद रखना है आपको, 6 to 14 ईयर्स का एज के ब्रैकेट में आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, टू एवरी चिल्ड्रन ओवर ईयर। ये जो प्रोविजन था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इस अमेंडमेंट का याद रखिएगा कि 86th अमेंडमेंट था। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, उसके बाद इसी प्रोविजन को जो फंडामेंटल राइट बना दिया गया, राइट टू एजुकेशन को, तो इस प्रोविजन को इफेक्ट में लाने के लिए हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो पास हुआ 2009 में, 2009 में। ये फर्दर इलेबोरेट करता है कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डिमांड की जा रही है जब इसको हम लोग फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट का बच्चों के तरफ, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करता है, करिकुलम एंड स्टैंडर्ड फॉर स्कूल्स एंड मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्सिंग द राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और अब राइट टू एजुकेशन अगर कर्ब होता है तो आप आर्टिकल 32 को यूज करते हुए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दैट इज द बेसिकली एसेंस ऑफ ब्रिंगिंग एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, नाइस। आर्टिकल 21A आपको समझ में आ गया। अब चलिए लास्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल 22 हम लोग का आज का लेक्चर का लास्ट आर्टिकल को पढ़ना है। क्या है सर ये? सबसे पहला इसका हेडलाइन कहता है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है फॉर द क्राइम या डिटेन कर दिया गया है तो उस केसेस में क्या क्या, उस प्रोसेस में क्या क्या प्रिकॉशंस या राइट्स अवेलेबल है टू पर्सन। अब यहाँ पे देखिएगा हर जगह मेंशन है टू पर्सन, टू पर्सन, टू पर्सन, एवरी पर्सन। इसका मतलब है कि इट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। ठीक है सर। तो सबसे इसका पहला सब क्लॉज है वो बोलता है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट नॉर शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बोल रहा है कि अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है उस आदमी को, राइट। और आपको एक राइट टू कंसल्ट यानी कि आपको लॉयर प्रोवाइड करने का, लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करने का, आपके चॉइस का उसका अधिकार है। ठीक है, वो गारंटीड है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 के अंदर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कोई भी आदमी अरेस्ट अगर डिटेन होता है कस्टडी में, उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। कब? विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। तो ये चीज़ आपको यूपीएससी के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से तो पता ही होना चाहिए, वैसे भी एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे भी आपको पता होना चाहिए कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको लेके जाना पड़ेगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। और आर्टिकल में ये मेंशन्ड है कि एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी बियॉन्ड द सेड पीरियड विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि 24 आवर्स के अंदर अंदर तो जाना ही है मजिस्ट्रेट के पास। और अगर आने जाने का जो डिस्टेंस अगर ज़्यादा है ना, क्राइम का जो एक्शन था वो जुरिडिक्शन में जिस पुलिस के अंदर जाता है, अगर वो दूर है, आने जाने में अगर डिस्टेंस टाइम लगता है, तो उस टाइम को एक्सक्लूड करते हुए 24 आवर है।
ठीक है। उसके बाद अगर उसको डिटेन किया जा रहा है तो कितना डिटेन किया जाएगा, और अगर एक्सेस डिटेन कर रहे हैं एक्सेस टाइम के लिए तो मजिस्ट्रेट की परमिशन होनी चाहिए। विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट यू कैन नॉट डू सो। ठीक है सर, ठीक है। तो अब ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि ये सब ग्राउंड बताए गए, ये सब है ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इन सब को अगर आप फॉलो करेंगे तब आर्टिकल 21 जो आप देख रहे थे, आप लाइफ या लिबर्टी को कर्ब कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन से पहले आप ये समझिए कि हमारे पास डिटेंशन दो तरह का होता है। एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है कि आप किसी को क्राइम करने से पहले ही डिटेन कर ले रहे हैं ताकि वो क्राइम ना कर पाए, है ना, एक्सपेक्टेड क्राइम। और प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी को उसके क्राइम करने के बाद उसको अगर सजा दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, सजा देने के प्रोसेस में उसको अगर डिटेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द प्यूनिटिव डिटेंशन। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में बात की गई है कुछ एक्सेप्शंस रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को। अ पर्सन डिटेन्ड विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट। बिना ट्रायल और कोर्ट के कन्विक्शन के आप अगर डिटेन करते हैं उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। याद रखिएगा कि यूनियन लिस्ट जो 7 शेड्यूल का है उसके अंदर पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू इनेक्ट लॉ फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इसी के बिहाफ, इसी को यूज करते हुए कुछ एक्ट भी पास किए गए हैं, जैसे प्रिवेंटिव एनएसए एक्ट था, पीडीए एक्ट था। ये सब पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया इसी पावर को यूज करते हुए। ठीक है सर। इट्स पर्पस इज नॉट टू पनिश रादर टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम कमिटिंग ऑफेंस। इसका ये मकसद नहीं है कि आप पनिश करें, आप उसको रोक रहे हैं कि आप वो क्राइम करने से बच जाए, है ना। तो उसका कुछ ग्राउंड पे मेंशन है जैसे कि पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सब। तो उस बेसिस पे अगर आपको लग रहा है कि खतरा वो पर्टिकुलर पर्सन क्रिएट कर सकता है इन द फ्यूचर, तो आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं। ठीक है। एक केस था अमीना बेगम केस, उसमें बोला गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज एन एक्सेप्शनल मेजर एंड नॉट टू बी यूज्ड रूटीनली। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में यूज करना है, इसको रूटीन वर्क नहीं बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि देयर वाज अ चांस ऑफ मिसयूज कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अपना टिरेनी शो करने लग जाए और वो किसी एक की तरफ बायसनेस दिखाने लग जाए, किसी एक पर्सन की तरफ या किसी भी एक ग्रुप की तरफ, तो इन दैट केस इट कुड बी मिस यूटिलाइज्ड। दैट इज वाई अमीना बेगम केस को याद रखिएगा, इसमें इसको कोट कीजिएगा कि एक्सेप्शनल मेजर में ही सिर्फ यूज करना है प्रिवेंटिव डिटेंशन को। ठीक है सर। और देखिएगा अलग क्लॉजेज जो बाकी के क्लॉजेज हैं 22 के, उसमें क्या क्या मेंशन है। इसमें बोलता है कि आर्टिकल का जो सब क्लॉज 1 और 2 था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना है, आपको उसको लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करवाना है और ये सब ग्राउंड बताना है अरेस्ट का। तो ये सब जो है एक्सेप्शन हो सकता है किसके केस के लिए, अगर हम लोग जो देख रहे हैं पर्सन, वो अगर एनिमी एलियन है। एनिमी एलियन का मतलब क्या होता है सर कि एनिमी कंट्री वो होती है जिसके साथ इंडिया का डिक्लेयर्ड वॉर है, डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर डिक्लेयर्ड वॉर है, उसका कोई बंदा अगर इंडिया में है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल का सब क्लॉज 1 और 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर द लॉ बाय प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। यही प्रिवेंटिव डिटेंशन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पे मेंशन है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं तो आर्टिकल का सब क्लॉज 1 और 2 उस पर एक्सेप्शन माना जाता है। ठीक है सर। उसके बाद सब क्लॉज 4 में बोला गया नो नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर लॉन्गर देन 3 पीरियड। इसका मतलब क्या है, बोला गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप किसी को 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। हालांकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसमें इसको इसकी बात की गई थी कि इसको 3 से 2 ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, सॉरी 3 मंथ से 2 मंथ में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन ये अभी तक इन एग्जिस्टेंस नहीं आ सका है, सो वी हैव रिटेन दिस 3 मंथ ओनली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर 3 मंथ से एक्सीड कर रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस मेंशन है। एक तो कंडीशन ये है कि एक एडवाइजरी बोर्ड बने जिसके कि मेंबर जो होंगे वो हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। XYZ कुछ कुछ मेंबर मेंशन है, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो एडवाइजरी बोर्ड जो है अगर वो बता दे कि दिस इज द रीजन दैट वी आर गोइंग टू एक्सटेंड मोर देन या बियॉन्ड 3 मंथ्स, तो वो वैलिड माना जाएगा। दूसरा, अगर कोई ऑर्डर या लॉ सरकार बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो इन दैट केस भी हम लोग 3 मंथ से एक्सीड किया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को। लेकिन कम्युनिकेशन उस बंदे को, उस पर्सन को, कि ग्राउंड क्या है ऑन विच द ऑर्डर हैज बीन मेड, उसको बताना जरूरी है। और साथ ही उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे सकें इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इसका भी व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है, मतलब सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है सर। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर टुडे, एंड बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द राइट टू फ्रीडम, दैट इज आर्टिकल 21 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत बढ़िया सर। अब फर्दर लेक्चर्स में सबसे पहले गोइंग टू आर्टिकल 23 से पहले हम लोग इस आर्टिकल, इस जितना भी पार्ट पढ़ चुके हैं, इसके हम लोग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर।
और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बोथ फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस, और उसके बाद ही हम लोग आगे के सब्जेक्ट्स में जाएंगे। ठीक है सर। अब आपको अगर कोई भी पॉलिटी से रिलेटेड डाउट हो तो आप टेलीग्राम आईडी यहाँ मेंशन है, इस पर टेलीग्राम कर सकते हैं, या ईमेल आईडी पे भी अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। और इन जनरल आईएएस नामक जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उस पे अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो उस लेक्चर के रिगार्डिंग या क्विज के रिगार्डिंग, तो आप इस टेलीग्राम को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या ये जो टेलीग्राम आईडी मेंशन है इसमें जाके वहाँ पे भी अपना क्वेरी डाउट्स को बता सकते हैं। और आप इस टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करते हैं तो आप डेली वहाँ पे हम लोग क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक, ये पूरी तरह से यूपीएससी के सीएससी का सिलेबस को नज़र पे रखते हुए होता है। इट इज़ नॉट एट ऑल कि जस्ट वन लाइनर आपको करवा के खुश कर दिया जाए। आपको टफ लगेगा, आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन इट इज़ गोइंग टू शेप यू एंड मेक यू फॉर बेटर प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।